अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मुसलमान और तालिबान की इस देश के चुनाव में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़ी ग्रैंड एंट्री हुई है। अब उत्तर प्रदेश का इस बार का लोकसभा चुनाव गरमाने लगा है। क्या मुसलमान और तालिबान काम आएंगे या फिर इस बार कोर इशूज ज़्यादा गर्मी पैदा करेंगे? आज चर्चा हम इसी विषय पर करेंगे और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बहन भाइयों, पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि पहले चरण के चुनाव के बाद मुसलमानों की बड़ी ग्रैंड एंट्री इस चुनाव में हो गई है और एंट्री भी कोई मामूली नहीं है और बड़ी हुई है। प्रधानमंत्री बार बार मुसलमानों के अपीजमेंट का मुद्दा उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश में जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जो आरक्षण मिला हुआ है वो मुसलमानों को देना चाहती है। आपकी संपत्ति, आपका मंगलसूत्र और आपकी संपदा छीन कर वो घुसपैठियों को देना चाहते हैं, मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। फिर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अमरोहा से स्टेटमेंट आया कि कांग्रेस इस देश में तालिबान का शासन चाहती है, शरिया कानून लागू करना चाहती है, ऐसा मुख्यमंत्री की तरफ से दावा किया गया। अखिलेश यादव ने भी आज स्टेटमेंट दिया कि ये पहले चरण के चुनाव में दिख रही हार की हताशा के कारण ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। उसका ये कहना है कि बीजेपी को 400 पार हुई तो संविधान खत्म होगा, चुनाव खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, देश में तानाशाही आएगी। मोदी और योगी कहते हैं कि अगर ये जीत गए तो ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण बांट देंगे, किसमें? मुसलमानों में। योगी जी कहते हैं कि शरिया कानून कांग्रेस लागू करेगी, संविधान खत्म कर देगी। तो क्या वाकई में संविधान पर खतरा बना हुआ है? ये दोनों दल अगर जीत के आते हैं, क्या वाकई में ऐसा है और क्या ऐसा मुमकिन है? तो दूसरे चरण की तरफ जब हम चुनाव में बढ़ रहे हैं, चुनाव गरमाने लगा है। वैसे उम्मीद थी कि यह हिंदू मुसलमान का फैक्टर पहले चुनाव में ज़रूर आएगा, लेकिन इस बार ऐसा इत्तेफाक रहा कि पहले चरण में ये मुद्दा चला नहीं, जो डेंस मुस्लिम पॉपुलेशन का इलाका रहा है। अब जो दूसरे चरण का है उसमें मुसलमानों की तादाद में बहुत डोमिनेशन तो नहीं है, लेकिन अच्छी खासी प्रेजेंस ज़रूर है। तो क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की बहुत बड़ी हमदर्द है और हिंदुओं की दुश्मन है, या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है और हिंदुओं की हमदर्द है? क्या ये चुनाव फिर से धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर हो रहे हैं या फिर इस बार का इलेक्शन बड़े कोर इशूज़ हैं? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में अब चुनाव होने जा रहा है, जिन 9 जनपदों में, उनमें 8 सीटें इस बार चुनाव मैदान में हैं। 8 सीटें ये बागपत से शुरू होती हैं और अमरोहा तक आती हैं। इसका 60% से ज़्यादा का इलाका पश्चिम उत्तर प्रदेश का है और 40% सीटें इसमें रुहेलखंड की हैं। इस बार के चुनाव में पहले चरण में कम मतदान हुआ और उस कम मतदान को लेकर सभी बहुत चिंतित हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी को इसकी चिंता रही है, अपोजिशन के लिए भी कमोबेश ये कम मत प्रतिशत नुकसान पहुंचाने वाला है। और मैं इसको मानता हूं कि किसी भी देश के डेमोक्रेटिक सेटअप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तब एक राय आती है निकल कर। अब जैसे इस चुनाव में रहा तो कहीं 52% भी पोलिंग हुई और कहीं 60% भी पोलिंग हुई, या सहारनपुर जैसे हैं जहां उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, मोर देन 63%, 64% का वोट शेयर रहा। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में सही ओपिनियन जनता की जानने के लिए बहन भाइयों मतदान का ज़्यादा होना बेहद ज़रूरी है। तब जब गेहूं की कटाई चल रही हो, गर्मी बेहद बढ़ गई हो और आसमान से सूरज आग उगल रहा हो, ऐसी तपती और भीषण गर्मी में चुनाव होना, और ये प्रक्रिया अभी बढ़ेगी। तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा और सातवां, छठवें, पाँचवें, छठवें, सातवें आते आते सूरज दहकती हुआ गोला बन जाएगा। तब लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी वोटिंग करने में या दोपहर में निकलने में, और इससे नेताओं का पॉलिटिकल कैंपेन भी प्रभावित हो रहा है। धूप में इतने लोग कहाँ से निकल के आएंगे उनका रैली सुनने? अब जो लाए जाते हैं वो तो सुनेंगे, और ये ऐसा सबकी सभाओं में है। तो बहनों भाइयों, मुद्दा क्या चल रहा है? दरअसल इस बार कोर इशूज़ हावी हैं और धर्म पर इस बार जातियाँ हावी हैं। बहुत वक्त के बाद मैं देख रहा हूं कि जातियों की गोलबंदी हो रही है, कोई इस कम्युनिटी में, कोई इस कम्युनिटी में, कोई इस कम्युनिटी में, और इस बार पॉलिटिकल पार्टियों का फोकस भी जातीय समीकरण रहा है। तो ये बूमरैंग हो गया इस बार
कि जातियों में बांट बांट के टिकट दिया था और ये सोचा था कि सब चीज़ें जाति के हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन जातियां इस बार बड़ी प्रभावी हो रही हैं और जो जातिगत पंचायतें हैं ये नुकसान भी कर रही हैं, कई जगह फ़ायदा भी कर रही हैं। और इस बार बहुजन समाज पार्टी का भी 2.5 घर की जो उनकी चाल है वो कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान कर रही है और कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी। तो आज की चर्चा में हम मुसलमानों को लेकर ये अचानक से जो पैनिक हुआ है, क्या वाकई में ये सच्चाई है या फिर ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, कुछ बयान सुन लें फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे, तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। जो लोग सत्ता से बाहर जाने वाले हैं उनके भाषणों में चुनाव के परिणाम का रुझान दिखाई देने लगा है। ये जो बातें निकल के आ रही हैं, जो दूसरों पे थोपी जा रही हैं, दरअसल इनकी मन की बात है। तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी से हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और इस इलाके में जहां चुनाव हो रहा है काफ़ी भ्रमण करके लौटे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी मोदी जी के और योगी जी के स्टेटमेंट आपने सुने होंगे। क्या कांग्रेस अगर इस देश में शासन में आती है तो क्या आप शरिया कानून लागू करेंगे? क्या आप तालिबान शासन चाहते हैं इस देश में? वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी की जयंती की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और साथ में हनुमान जी की गदा उसको जरूर पड़ेगी जो धर्म को चुनाव के बीच में लाएगा। वो पाप का भागी भी होगा, श्राप का भागी भी होगा, नरक का भागी भी होगा। नंबर 1। नंबर 2, तालिबान पर हम आपको बहुत स्ट्रेट जवाब देते हैं ब्रजेश जी। तालिबान के तो दोस्त भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। 25-25, 50-50, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ और $2.5 मिलियन की मदद करते हैं लोग उनकी सरकार को जाकर के अफगानिस्तान में। तो दोस्त ये कानून हम लागू करेंगे। शरिया का कानून तो हम नहीं कहते, लेकिन तालिबानीकरण देश का जो करने का इन लोगों ने विशेष रूप से वहां से एक प्रयोग किया हुआ है, जिसकी ये और संघ के लोग, हमारा आरोप है कि कहीं ना कहीं वहां से सीख के आ रहे हैं क्या ये भाषा। क्या वहां पर इन्होंने अपने लोगों को भेजा है क्या तालिबान में वो करने के लिए कि भाई तालिबान से सीख के आओ कैसे तालिबानी शासन होता है? आप खारिज करते हैं इन आरोप? नहीं, अब खारिज नहीं, हम तो आरोप लगाते हैं इनके ऊपर। हम आरोप लगाते हैं कि ये लोग तालिबानीकरण कर रहे हैं इस देश का। हम आरोप लगाते हैं ये लोग महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं को नग्न इन्होंने तालिबान की तरीके से किया। हम आरोप लगाते हैं कि हाथरस की बेटी तालिबानीकरण की वजह से चलाई गई। हम आरोप लगाते हैं इनके ऊपर कि जो कानपुर में 2 बच्चियों ने आत्महत्या करी है लगातार बलात्कार के बाद, वो तालिबानीकरण अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगला सवाल है कि आपने सुना मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि कांग्रेस अगर इस देश में शासन में आती है आप शरिया कानून लागू करेंगे, यही बोला ना? अब मैं वही तो कह रहा हूं आपसे। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं। आप जवाब दें। इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो पार्टी लगातार, जो गठबंधन लगातार संघर्ष कर रहा है और लगातार कह रहा है कि हमें संविधान बचाना है, उस पर कोई मानसिक रोगी ही इस तरीके की बात कर सकता है। आप इसको साफ साफ खंडन भी तो कर सकते हैं, साफ साफ मना भी तो कर सकते हैं। भाई हम एक मिनट हमको बात बताइए कि जो लोग तालिबान बन रहे हैं आप उनसे उनके लिए आपको उनकी बारी में तो आने दो सर। आप हमको फिर आप शरिया यस और नो? मैं आपसे बिल्कुल नो, उसमें कौन सी दिक्कत है? देश में संविधान चलेगा, देश का संविधान ही धर्म है हमारा देश का संविधान ही धर्म है। इनसे पूछिए इनका क्या तो है? योगी जी के आरोपों को आप खारिज करते हो? मैंने कहा ना कि जो लोग मानसिक रूप से इस समय हारे हुए हैं, जो लोग मुख्य मुद्दों पर, आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो लोग, सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी जो जवाब नहीं दे पा रही, जो बेरोजगारी और अग्निवीर जैसी समस्याओं पर, पेपर लीक समस्याओं पर जो जवाब नहीं दे पा रही, जो लोग, क्वेश्चन सुनिए ना सर, जो आवारा पशुओं पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जनता के जवाब न देने पड़े, इसके लिए ये हिंदू अब आप प्राइम मिनिस्टर के एक आरोप को सुने। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी, इनका जो रिजर्वेशन है इसमें से आप छीनकर कुछ हिस्सा अपने खास वोट बैंक
वो मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। क्या ऐसी कोई योजना पर कांग्रेस काम कर रही है? इस दुनिया में भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ किसी के बाप की औकात नहीं है जो कर ले। एक बात बहुत स्पष्ट अपना जानिए, बताओ सर। हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग, संविधान को तोड़ने वाले लोग तो ये हैं। ऐसा कर रहे हो या नहीं? आज की डेट में मैंने कहा ना कि तालिबानी शासन लाने वाले ये लोग हैं, संविधान को तोड़ने वाले ये लोग हैं। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। ऐसी किसी योजना पे काम कर रहे हो आप? हमारी योजना है जाति जनगणना की। हमारी योजना जाति जनगणना से जाति सर्वे की है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की अडानी अंतिम सरकार। सवाल, क्या सुनिए सर, मुसलमानों को आप आरक्षण? जवाब नहीं देने। मुसलमानों को आरक्षण? पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप देखिए, ये बात गलत होती सर, है। आप पिछले 3-4 मिनट से बोल रहे हो, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं ना। सवाल करेंगे तो जवाब तो आप आपको। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। नहीं, क्या नहीं, मुसलमानों के आरक्षण की किसी कार्य योजना पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है या नहीं? जातीय कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना पर काम कर रहा है, और जातीय जनगणना से दलितों की, पिछड़ों की, बाकी सारे लोगों की आबादी का पता चलेगा, उनको संसाधनों पर बराबर का हक मिलने की बात होगी। और ऐसी कुत्सित मानसिकता के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें या तो आगरा के पागल खाने में इलाज कराने की जरूरत है, और या फिर रांची तो आप कह सकते हैं कि नहीं देंगे, ये भी तो बोल सकते नहीं, हैं। मैं आपसे फिर से बताऊं कि आप सीधा ना भी बोल सकते हैं। आप एक बात बताइए, फिजूल के सवालों का कोई जवाब है? हम कहें तो इतना लंबा खींच के क्यों फिजूल कर रहे हो? हम अगर भाजपा कह दो no। किसी और से पूछे, सुनिए, हम पूछे कि आपके पिताजी क्या चोरी करते थे, छोड़ दी, उसका जवाब क्या है? तो आप कहेंगे नहीं, और उसके बाद आप गरिया सकते हैं। चोरी करनी छोड़ दी, आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब नहीं, आप कहिए नहीं करते। आप बताइए ना, आप हमें बताइए। तो आप इसको साफ साफ ना भी तो कह सकते हैं। नेता से पूछते, समीर भाई तो हमारे दोस्त आप मुझे एक बात, आप छोड़ो समीर भाई को, आप मुझे जवाब दो। नेता से पूछिए कि आप मुझे जवाब दो, चोरी करनी छोड़ दी, ये क्या जवाब होगा? ऐसी किसी कार्य योजना पे काम कर रहे हैं या नहीं? कह दो नहीं। फिजूल की बातों का जवाब हम क्यों दें? विषयांतर क्यों करें? आप ना भी तो कह सकते हैं। नहीं, हम ये बताइए, अगर प्राइम मिनिस्टर, एक सेकंड उत्तेजना मत करिए, मेरे सवाल लीजिए। प्राइम मिनिस्टर कोई बात कहते हैं तो अगर आप ही से तो पूछा जाएगा, आप कहिए नो, ऐसी कोई योजना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हार के डर से मानसिक रोगी हो गए हैं तो उसका इलाज हम हमारे पास नहीं है, आगरा के पास है। धन्यवाद। मैं समीर सिंह को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं समीर सिंह जी, स्वागत है आपका। किस आधार पर ये 3 आरोप लगाए गए अपोजिशन की पार्टी पर कि इनका शासन आएगा तो तालिबान आएगा, शरिया कानून लागू होगा और मुसलमानों को आरक्षण? आप आधार बताइए। नहीं ब्रजेश जी, पहले तो मेरी आपत्ति इस बात की है कि सुरेंद्र जी बोलते समय जो झुझलाहट थी, जो गुस्सा था, उसमें वो भाषा की भी मर्यादा तोड़ रहे हैं। पागल खाना, मानसिक दिवालियापन, प्रधानमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह कहना, पागल खाने में, कौन पागल खाने में जाएगा? जी। ये उत्तर प्रदेश और देश ने बताया है। 14 में बताया, 19 में बताया, 17 में बताया, 22 में बताया, 24 में भी बताएगा कि पागल खाने की तरफ कौन जा रहा है। और ब्रजेश जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो सही कही है, उसको इन्होंने स्वीकार किया। अपनी बात के अंतिम में उन्होंने कहा कि संसाधन पर सबका अधिकार है। जो ये भाषा निकलती है संसाधन पर सबका अधिकार है, यहीं से बात शुरू होती है। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि कभी भी उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने नारा क्या दिया? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम 125 करोड़ की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। 125 करोड़ की बात की। 125 करोड़ में इस देश का वो नागरिक आता है जो भारत का नागरिक है, जो भारत में रहता है, वो सबकी बात करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जो बौखलाहट थी वही बौखलाहट राहुल गांधी की है, वही अखिलेश यादव की है। किस आधार पर यह आरोप लगा कि मुसलमानों को आरक्षण दे रहे देखिए हैं? ब्रजेश जी, किस आधार पर? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस ने कुछ दिन पहले एक अपना वचन पत्र लाया। उस वचन पत्र को पढ़िए। हमें लगता है कि सुरेंद्र राजपूत जी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं पढ़ा हूं उस वचन पत्र को। घोषणा पत्र जो इनका आया है, वचन पत्र, इसमें 6ठे पृष्ठ पर आर्थिक सर्वे की बात कही इन्होंने। 28वें पृष्ठ पर धन की असमानता का समाधान करने की बात कही है। ये आर्थिक सर्वे और धन की असमानता, क्या हमारे पास जो संपत्ति है उसको आप बांटेंगे? देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, अंतर है दोनों का। नहीं, आप आरक्षण वाले मुद्दा क्लियर करो। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी। मैं आ रहा हूं ब्रजेश जी, मैं आ रहा हूं। इन्होंने संसाधन पर अल्पसंख्यकों नहीं सर, आप वो बताएं सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि हम बांटेंगे। कहाँ कहा?
बिल्कुल कह रहे हैं, इनके घोषणा पत्र में क्या लिखा है, कहाँ क्या बिल्कुल लिखा, धन की मुझे तो नहीं असमानता, दिखा। सामाजिक आरक्षण और सर, आर्थिक प्लीज सर, नो सर, नो सर, एक प्लीज। सेकंड, सर, सामाजिक प्लीज, हाँ। पृष्ठ संख्या 6 पे इन्होंने कहा है कि हम सामाजिक और आर्थिक सर्वे कराएंगे और उसमें बंटवारा अब करेंगे। सवाल नंबर 2 किस आधार ये पर बताता है। जी। दूसरा, इनके यूपीए 1 के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कहा था कि अल्पसंख्यकों का, खासकर मुसलमानों का संसाधन पर पहला अधिकार है। उन्होंने सबका जिक्र किया था, ये उसमें बताता दलित, है कि शोषित, इनको वंचित, अवसर आदिवासी का भी मिलेगा। जिक्र किया था। नहीं, अब नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन, मैं दलित आऊंगा और सर। शोषित वंचित की अब बात नेक्स्ट नहीं आ कही। जाइए सर, अब अगला ये सवाल। क्यों अरे कह रहे एक हैं सेकंड, मुसलमानों प्लीज। का अधिकार है? एक सेकंड अब आप रुकिए। किस आधार ना, पर ना, कहेंगे? एक आप सेकंड। बाबा साहब आराम से बात अम्बेडकर की करेंगे बात को हम लोग। नहीं मानते? आप प्लीज शांत, हाँ। आपका आप- संविधान आप मेरे चलेगा, से बात बाबा करिए, साहब मेरे से बात अम्बेडकर का करिए, संविधान मेरे से चलेगा बात देश करिए। के अंदर। दूसरा आरोप और ये- आप कहते हो कि हम सवाल संविधान लीजिए। बदलना चाहते आप हैं। सवाल लीजिए। दूसरा आरोप ये लगाया, आप बेईमानी करते हो नहीं, और आप कहते हो सुने, हमारे आप ऊपर आरोप लगाते हो। इस तरह डिबेट में अच्छा नहीं लगेगा। आप दूसरा सवाल, किस आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस का शासन आएगा तो शरिया कानून लागू होगा? कैसे? निश्चित शरिया राहुल कानून। गांधी और अखिलेश यादव शरिया कानून की वकालत करते हैं। मौलानाओं के पैरों पर जाके जब गिरते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि ये हम किसने सरकार कहा में आपसे कि ये शरिया आएंगे कानून तो लागू हम करेंगे? शरीयत कानून लाएंगे। अरे किस बात की, इस उत्तर प्रदेश की सरकार में ये कहा गया कि मुसलमान की बेटी को हम 30,000 रुपया देंगे, हिंदू की बेटी नहीं है। तो हमने आप क्यों क्या भेदभाव कहा? करते हो? नहीं, हमने क्या कहा? हम 25 करोड़ की बात करते हैं। हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मुसलमान को भी मिलता है, हिंदू की क्या हिंदू आपके को भी पास मिलता अपनी है। उपलब्धियां कम पड़ गई हैं मेरी जो आप ये उपलब्धियों मुसलमान, के साथ तालिबान, साथ शरिया ये कैसे ले हम आए? सरकार में रहते हुए जनता को आगाह करना चाहते हैं कि ये लोग धन्यवाद। देश में फखरुल बंटवारा हसन चांद। करना चाहते हैं, ये देश के अंदर Thank you. दंगा फैलाना करना चाहते हैं, ये देश के अंदर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, ये देश फखरुल में हसन वर्ग चांद, संघर्ष धन्यवाद, कराना बहुत बहुत चाहते शुक्रिया। हैं। दूसरे इनका राउंड में आपके संविधान बाकी में विचारों को विश्वास सम्मिलित नहीं किया है, जाएगा। इनका गरीबों में विश्वास नहीं है। फखरुल हसन चांद, आपकी पार्टी पर भी आरोप लग रहा है कि आप शरिया कानून की वकालत करते हैं, सवाल नंबर 1। दूसरा, आपकी पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि हार की हताशा से इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। इसके पीछे आपके पास तर्क और आधार कोई है या ये सिर्फ आरोप लगाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब वो दलितों की और पिछड़ों की आरक्षण की बात करती है तो सवाल उठता है, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने पिछड़ों को उनका अधिकार हक दिया? पुलिस भर्ती में क्या आपने उनको हक दिया? विश्वविद्यालयों में क्या आपने उनको हक दिया? तो सवाल यह है कि आप तो सरकार में बैठे हो और पिछड़ों का, दलितों का अधिकार और आरक्षण खा रहे हो। ये हम नहीं कह रहे, तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा था। तो सवाल यह है कि आप सबसे बड़े दुश्मन हो इस देश के पिछड़ों के, दलितों के, उनके आरक्षण के। और मुसलमानों का नहीं नाम ले रहे हो? मैं ले रहा हूं, मैं नहीं, रिजर्वेशन तो इन्हीं ने अपनी सरकार में। दलित और पिछड़ों के विरोधी है, मुसलमानों के नहीं है। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ तो बुलडोजर चलाते हैं। और जब हाँ, ये तो कह बोलो, रहे हैं स्पीकर। नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि तालिबानी कानून, तो तालिबानी कानून क्या है? तालिबानी कानून यही है कि आप बलात्कारियों की सजा माफ कर दीजिए, बलात्कारियों को पैरोल दीजिए। और बीएचयू में जब आपकी कार्यकर्ता किसी बहन के साथ कुछ ऐसी हरकत करे तो उनके बचाने के लिए सवाल नंबर 2, सामने आ जाए। क्या आपकी पार्टी इस देश में संविधान को बदल के कोई शरिया कानून लाना चाहती है? अभी योगी जी को सुना आपने? नहीं, लल्लू सिंह को सुना, भाजपा ने नहीं सुना। नहीं सुना हो तो फिर से सुना दीजिए। लल्लू सिंह कौन है? भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने सांसद हैं, बहुत पुराने नेता हैं। कह रहे हैं हमें 2/3 बहुमत चाहिए बाबा साहब के संविधान को बदल देने के लिए, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक मुसलमानों के आरक्षण को समाप्त कर देने के लिए, उनके हक को समाप्त कर देने के लिए। तो सवाल यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बाबा साहब के संविधान को बदल देना चाहती है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के अधिकार को खत्म कर देना चाहती। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। सवाल नंबर 3, ऐसे आरोप प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लगाए गए हैं कि अगर आप लोग सत्ता में आते हैं, गठबंधन वाले, तो आप दलित, पिछड़े और आदिवासियों का जो आरक्षण है इस देश में, उसका बंटवारा करके उसमें मुसलमानों को भी हिस्सा देंगे। देखिए, सवाल यह है कि आपकी सरकार है, आज देश में भी आप सरकार अपनी है। बताओ। नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि देश में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है। आप पिछड़ों का, दलितों का हक क्यों खा रहे हो? आप मुसलमानों को नहीं दे रहे हो, सब जान रहे हैं, लेकिन पिछड़े और जो दलित हैं उनका आरक्षण आप क्यों नहीं दे रहे हो? आपकी पार्टी हिमायती है कि इस तरह का रिजर्वेशन हम दिया जाए अथवा बाबा नहीं? साहब के संविधान के हिमायती हैं। जो बाबा साहब का संविधान कहता है, इस देश का संविधान कहता है, वो ही इस देश में होगा। संविधान लल्लू कहता सिंह है, या फखरुल भाजपा भाई, के कहने से कुछ भी सुनिए, नहीं होगा। संविधान कहता है कि इस देश में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं।
नहीं, धर्म के आधार पे कानून भी नहीं होना चाहिए। सीए जैसा कानून आया है वो भी तो धर्म क्या के आधार आप पे। आरक्षण के हक में हैं? अगर हैं तो खुल कर कहें। नहीं, सबको जो भी गरीब है, जिसको भी इस वो एक अलग कैटेगरी है सर। नहीं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक अलग कैटेगरी। अरे कहाँ कैटेगरी अलग है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपने भाई को उसी कोटे से नौकरी दिला देते, कहाँ कैटेगरी अलग है? आप बताइए। ये तो बैठे में हमारे मित्र। घोटाला हो सकता है, इसकी जांच हो घोटाला? सकती है। ये तो बताइए कौन जेल गया? अगर घोटाला हुआ तो कौन जेल गया? विधान परिषद में भर्ती हुई है, पूरा घोटाला हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, स्टे ले आए, कौन जेल गया? किसने जांच कराई है? आप बताइए। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। मैं फिर पूछा, क्या मुसलमानों को अलग से आरक्षण होना चाहिए या नहीं? देखिए, जो भी इस देश में कमजोर है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, मुसलमान, सब मुसलमान भी हो, सबको मिलना चाहिए। बाबा साहब का जो संविधान कहता है उसके अनुसार बहुत शुक्रिया सबको आपका। आरक्षण मिलना बहनों भाइयों, मैं इस पर चर्चा में आसिम वकार को आमंत्रित करता हूं। एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 बड़ी बातें आज कही गई भारतीय जनता पार्टी के 2 टॉप लीडर्स की तरफ से, कि अगर अपोजिशन की सरकार बनती है तो इस देश में तालिबान शासन आएगा, शरिया कानून लागू होगा और मुसलमानों को अलग से आरक्षण दिया जाएगा। आपकी पार्टी को इस बारे में क्या विचार रखती है? सर, प्रधानमंत्री जी के बारे में खाली इतना बता दूं, जिस स्टैंडर्ड का प्रचार वो अब कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो एक डरे हुए और हारे हुए खिलाड़ी की है। कभी आप देखिए, जो टीम हारने लगती है वो आए बाएं शाएं बकने लगती है, बार बार अजीब तरह की बातें करेंगे। घबराए हुए डरे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ या तो ऊल जलूल हरकतें कर सकते हैं या गालियां बक सकते हैं या दूसरों पे आरोप मढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि उनके पास अपनी कला दिखाने की, अपनी प्रतिभा दिखाने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी का भी सुना, 14-15 साल पुराना भाषण निकाला गया और कहा गया कि मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला अधिकार। सर हाँ तो बोल दीजिए, प्रधानमंत्री जी बोले। सर आप बोले, मैं तो आपको मुक्त मंच दिया हूं, आप अपनी बात कह लें। कल आप मुझसे कंफर्मेशन अपनी बातों कल से मैं सभी चैनल्स पे जा रहा हूं, तो मैं सुना देता हूं। ये एक सब सुना हुआ है सर। नहीं, एवरीवन नोज सर। आप अपनी बात वो नहीं हो रही है सर। हाँ। आपने सुना है? देखिए, सब किसी ने सुना सर, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता आप उनकी बात को काट दें, दूसरा क्या वीडियो चलाना है? सर आपको सुन, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. ये मैंने इसलिए सुना दिया कि सबसे पहले बोले शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर ओबीसी, फिर माइनॉरिटी, फिर चिल्ड्रन एंड वुमेन। समझिएगा, अब इनके कान ही खराब हैं और इनके जो पैरोकार हैं, जो इनकी पैरवी करते हैं, वो इनसे ज्यादा बड़े वाले हैं, खतरनाक। कौन? सुनिएगा, अभी इन्होंने कहा तालिबान शासन। 2023 में प्रधानमंत्री जी ने अपनी बीजेपी की सरकार में एक बजट में प्राविधान किया, तालिबान को 200 करोड़ रुपए दिए। 200 करोड़, 2 अरब रुपए, 200 करोड़ रुपए तालिबान को दिए। हिंदुओं का पैसा जाके तालिबान को दिया है आप? हिंदुओं का थोड़ी, तो सबका पैसा है। देश किसका है? मेजॉरिटी किसकी है? सबका है। नहीं, मेजॉरिटी किसकी है? नहीं, मेजॉरिटी बनो, लेकिन इस देश का संविधान सबके लिए है। तालिबान क्या है? तालिबान क्या है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप ना बोलिएगा। भारत सरकार ने मान्यता नहीं आप दी है। बोलिए प्लीज। फॉरेन पॉलिसी पता ही नहीं है। आप उनको आप बोलें। उत्तर प्रदेश की पॉलिसी जानते नहीं हो, फॉरेन पॉलिसी पर डिस्कस कर रहे हो। कंटिन्यू। अंदाजा लगाइए, 200 फॉरेन पॉलिसी पर रुपए। डिस्कस कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की पॉलिसी पता नहीं। आप हमें पॉलिसी मत समझाइए। आप अपनी बात सब कहें। समझा रहे हैं। 200 आप कह रहे हैं तालिबान आपकी शासन आ जाएगा। One by one, एक-एक आपकी करके बात- पार्टी एक सीट एक-एक लड़ नहीं करके बात रही है, करते लड़ने हैं। की अरे वो हैसियत जितना नहीं है और बोलेंगे, आप फॉरेन आप सुनो तो सही पॉलिसी उनको। समझा रहे हो। आप सुनो तो। यस, कंटिन्यू बोलिए। देश का 15 लाख करोड़ रुपया हिंदुओं का, मुसलमानों का, ओबीसी का, दलित का, वंचितों का, पिछड़ों का 15 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने अपने सिंधी दोस्तों का और गुजराती दोस्तों का माफ कर दिया। 15 लाख करोड़ रुपया क्यों माफ कर दिया आपने? गरीबों का पैसा है, वंचितों का पैसा है, यहां की ओबीसी दलितों का पैसा है, पिछड़े का पैसा है, और आप वहां जाके 15 लाख करोड़ रुपए माफ करके आते हैं। मैं तो राहुल गांधी मुसलमानों को आरक्षण नहीं, मैं मिलना राहुल चाहिए गांधी जी नहीं। से गुजारिश कर रहा हूं, सुनिए अब आप,
मैं राहुल गांधी जी से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि आप, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन जी, छोटे बड़े सभी नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी लोग हर विधानसभा और लोकसभा में जाइए और ये बोलिए कि सरकार बनने के बाद ये जो 15 लाख करोड़ माफ किया है, ये माफ नहीं किया जाएगा। ये हलक में डाल के इन सब से, ये 100-200 लोग जो है ना, इनसे हलक में डाल के छीन के लाएंगे और देश की हर औरत को एक सोने का सेट दिया जाएगा। मुसलमानों को भी? सबको दिया जाएगा सर, दलितों को दिया जाएगा और जो गरीब हिंदू हैं उनको दिया जाएगा। ठीक, मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। क्यों नहीं देंगे सर? अरे क्यों आप हमको हो गया सर 4.5 मिनट। आप हमको बोलने नहीं दीजिए। 4 मिनट सर। अरे सर सुनिए, 4 मिनट छोड़िए, आप बात सुनिए पहले मेरी। ये क्या बात? सुनिए। अच्छा 20 सेकंड और बोल लो, बस 20 सेकंड सर। सुनिए, 20 साल, 22 साल, 24 साल का लड़का रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। समझिएगा आप, मतलब पिताजी भी सेना में और उनके पिताजी का लड़का जब सेना में भर्ती हुआ तो लड़का घर आ गया रिटायर होकर, पिताजी नौकरी कर रहे हैं। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ सर, मौजूद हैं। धन्यवाद तो, सर। अगले राउंड के लिए कुछ बचा लो। एक लाइन, अगले लाइन के लिए बहुत कुछ है अभी। सुनिए, 22 साल और 24 साल का लड़का रिटायर करके घर भेजा जाएगा और 74 साल के बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमको, नहीं 74 साल के बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमको फिर से प्रधानमंत्री बना दो। शरिया योगी जी सुना? नहीं तो आप खाली शरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए, आप ही गिनती में उन्हीं लोगों में कर दूंगा। आप अग्निवीर की बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से रिटायर बोलिए ना अग्निवीर। तो मैं बोल रहा हूँ, आप हाँ में हाँ मिलाइए। तो शरिया तो बोलो, आप हाँ में हाँ मिलाइए। शरिया तो कह दो। कहाँ है शरिया? योगी जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? योगी जी ने कहा। योगी जी से कहिए कि सबसे पहले तो अग्निवीर वाली योजना खत्म करके उनको परमानेंट कीजिए। ऑलराइट, ब्रजेश शुक्ला जी को स्क्रीन पर लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिस बेल्ट में चुनाव हो रहा है खासा घूम कर आए। ब्रजेश जी, थोड़ा तवा गर्म होता मुझे दिख रहा है कम्युनल मामले में और विशेष तौर पर रिलीजियस, जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि तवा गर्म नहीं हो रहा है। आप थोड़ा अलग लकड़ी डाली गई है चूल्हे में, कुछ गर्म हुआ या नहीं? देखिए ब्रजेश जी, जब प्रथम चरण का चुनाव आया तो जब चुनाव में देखा कि मतदान कम हुआ है, कहीं 5% कम हुआ, कहीं 4% कम हुआ, कहीं थोड़ा 6%, तो राजनीतिक दलों को चिंता इससे। और अब जो है, अब वो जो चावल निकाल के देखा गया तो पता चला इसमें तो किनकी है, अभी पका नहीं है। अब इस पे आक्रामकता आई है, आक्रमण प्रत्याक्रमण हो रहे हैं, चुनाव गरमाने का प्रयास हो रहा है। और आप देखिए, कोई आज की बात नहीं है। ये हर चुनाव, आप 2014 देख लीजिए, हमेशा दूसरे चरण के बाद इस तरह की बातें उठती हैं। 2017 देख लीजिए, जब फतेहपुर में कब्रिस्तान और शमशान वाला मामला उठा था। 2019 देख लीजिए, 2022 देख लीजिए, 2024 देख लीजिए। तो अब मामला जो है दोनों तरफ से आक्रमण प्रत्याक्रमण हो गए। और मेरी नजर इस बात को लेकर है कि क्या मतदान और तेज होगा कि नहीं होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि ये जो गर्माहट आ रही है ये बेमकसद चला जाएगा। वास्तव में ब्रजेश जी, जो मैंने देखा है कि दोनों तरफ का वोट थोड़ा कम पड़ा है, उसके आंकड़े मेरे पास हैं। नहीं, ये जो मुसलमानों के मुद्दे को रेज किया गया, इन इश्यूज को जो रेज किया जा रहा है, इसका कोई इम्पैक्ट ग्राउंड पर दिख रहा है अथवा नहीं, या सिर्फ ये टेलीविजन बहस और इंटरनेट मीडिया में शोर शराबे में दब जाएगी बात? देखिए प्रदेश जी, इसका आकलन आप 26 तारीख को कर सकते हैं। अब मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। एक सहारनपुर की एक विधानसभा सीट है बेहद, हाँ है, मुस्लिम बहुल सीट है विधानसभा की, वहां मतदान होता है 73%। हाँ, मैंने देखा वहां काफी, वहां तो 70% पार किया है मतदान जी। हाँ, और एक कैराना की सीट है, शामली और कैराना मुस्लिम बहुल है, वहां मतदान होता है 62%। और वहीं पर सैनी जो अति पिछड़े उनकी सीट है नकुल, वहां होता है 73% मतदान। अच्छा, तो हाँ, वहां 73% हुआ। मैंने जो देखा है 2022 का जो चुनाव देखा था, उसमें शामली के कुछ आंकड़े देखे थे मैंने। उसमें ये था कि मुस्लिम बहुल सीट, जो मुस्लिम बहुल पोलिंग थी, उसमें 85%, 90%, 92% तक मतदान हुआ था। इस बार वो प्रतिशत आया 70%।
ओके, आपके कहने का तात्पर्य कि जहां ओबीसी कम्युनिटी और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां पर वोटिंग अधिक है। कम हुआ है, दोनों के वोट नहीं, दोनों के वोट कम है। ओके, दोनों के वोट कम है। आप देखिए कि वोट कम होने का कारण क्या मानते हैं? गर्मी है, गेहूं की कटाई है, या जनता की रुचि कम है, या चुनाव ठंडा है? चुनाव बिल्कुल ठंडा पड़ा है। जब आप जाएंगे तो आपको चौपालों में बहस वो तीखी नहीं मिलेगी। हाँ, आप जबरदस्त बहस अरे हो रही 14, है, 17, 19 में क्या अब तो बहसें होती थी, 22 और इसमें हाँ। इस बार लोग मतलब एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं, जितने नहीं, वो भी नहीं हो रहा। पब्लिक ओपिनियंस आ रही हैं वो डिग्री पे नहीं पहुंच रहा है टेम्परेचर। शांत बैठे हुए हैं जी। अब छत्री पंचायत कर रहे हैं वहां पर, लेकिन उसका भी असर सरधना में नहीं हो रहा है। तो ये है ठंडापन। जी ब्रजेश जी, तो दूसरे चरण में अब आपके बाकी विचारों को स्थान देंगे। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये मुसलमानों वाली एंट्री तो हो गई, चूल्हा कुछ गर्म हुआ या नहीं? देखिए, जो चुनाव के परसेंटेज पहले चरण में था, उसके बाद भी जो आज ये बयान सब शुरू हुए हैं, ये दूसरे चरण में उतना उत्साह नहीं पैदा कर पाएंगे और दूसरे चरण में भी मतदान का प्रतिशत कम ही रहने का अनुमान है, क्योंकि ये जो इलाका है ये और ज़्यादा शहरी है और बीजेपी के प्रभाव वाला इलाका है। भाजपा की जीती हुई सीटों का दूसरा चरण का इलाका है। तो आप अभी से मान लीजिए कि जितना वोट पड़ा था पिछली बार, इस बार सेकेंड फेज में उससे कम वोट आएगा। ये जो तैयारी शुरू हुई है ये थोड़ी आगे की है, जिसमें हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान और ईद बकरीद चलेगा। आज बागपत में योगी जी ने बोला जरूर है सरिया पे, लेकिन ये तीसरे चरण में जब आप जाएंगे, जब संभाल आएगा, बदायूं आएगा, मैनपुरी आएगा, एटा आएगा, तब यहाँ पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। अभी तो ये शहरी क्षेत्र है, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, ये सब चीज़ें, अलीगढ़, ये सब में ज़्यादा इसका, अलीगढ़ में एक ताला वाला मामला है बस। वैसे भाजपा के रणनीतिकार इस बात को जान चुके हैं कि वोट कम पड़ रहा है, वोट निकल नहीं रहा है। ऐसा क्यों है? कुछ तो सेलिब्रिटी कैंडिडेट के नाते है, कुछ 400 पार का जो नारा आया कि लोगों ने मान लिया कि भाजपा तो जीत ही रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, गाड़ियां में जितना पेट्रोल पड़े उतने तो जलेगी, उतने तो एक्सीलेटर बढ़ेगा। इसका क्या अरे मतलब? कार्यकर्ता को कुछ माल पानी खिलाए पिलाएंगे कैंडिडेट, आप तभी 3 तो दिन वोट से निकलेगा। मुहिम चला रहे हैं कार्यकर्ताओं की। अरे जब नेता पैसा नहीं खर्च करेंगे चुनाव में, हाँ। तो कार्यकर्ता अपने पैसे से वोट निकाल के लाएगा। वोट अपना पैसा खर्च करके इनको चुनाव लड़ावे और बाद में फिर ये धक्का खाए, सीधे मुंह बात भी ना करें 5 साल। तो कार्यकर्ता आपके कहने का मतलब प्रत्याशी लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं? कुछ जो बड़े सेलिब्रिटी हैं वो खर्चा नहीं करते हैं, वो सब पार्टियों पर लादते हैं और सारी पार्टियों में ऐसा होता है। अब वो चीज सब लोग जान रहे हैं, जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं इनको मालूम होगा। बड़ी विकट समस्या है ब्रजेश जी, इसका समाधान किसी के पास नहीं होगा। अगर भाई जितना गुड़ डालो उतने मीठा होगा। अगर एक सीट छोड़ दीजिए तो दूसरे चरण की सारी सीटें भाजपा के पास हैं और भाजपा में की ये स्थिति इस बार भी अच्छी ऐसी तरह की रहने वाली है और बीजेपी ने फौज लगाई है। लेकिन ये तीसरे चरण से ये आएंगे, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के इलाके का प्रभाव, अखिलेश यादव सेंट्रल यूपी और जो संभाल बदायूं ये वाला इलाका है उस पर आएगा जी। वैसे डिबेट में तो नेता आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन बाहर अच्छी दोस्ती रखते हैं और हम लोग भी यही कहते हैं कि चुनाव के चक्कर में आपसी रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमको आपको शादी ब्याह न्योता में सब जगह मिलना मिलाना है। तो माहौल हमेशा अच्छे रहने चाहिए, समाज में एक दूसरे से मिलना है। लेकिन जब बात आती है शरीयत की, मुसलमान की, बहुत सारी बातें उठी हैं, तो एक बार आपको पीछे पन्ना पलट कर देखना होगा कि भाजपा ने एक समय में 4 MLC मुसलमान बनाए थे, जिसमें बुक्कल नवाब,
मोहसिन रजा, दानिश आजाद अंसारी और तारिक मंसूर। तारिक मंसूर भाजपा के इस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दानिश आजाद अंसारी मिनिस्टर हैं। तो वो भी शायद मुसलमान लोग हैं, शरीयत को मानते हैं। तो उन बीजेपी मुसलमानों को, खासतौर से पसमानदा मुसलमानों को सम्मेलन करती है, उनको अपने साथ वोट उनकी लेने की इच्छा रखती है। बात जब आती है तो वो एक अलग भावनाएं दिखती हैं, लेकिन मुसलमानों का डर दिखाया जाए और मुसलमान का वोट भी लिया जाए, मुसलमान के एमएलसी और विधायक भी बने, मंत्री भी बने, ये सब चीज़ें भी साथ साथ दिखाई पड़ती हैं। ब्रजेश जी, इस देश में आज तक आज़ादी के बाद से संविधान से चीज़ें चली हैं। आरक्षण एक ज़रूरत रही है, ना कोई सरिया ना कोई तालिबान यहाँ कुछ कर पाया। 75-80 साल होने जा रहा है। तो ये सब चीज़ें तो चुनाव तक हैं, वोट के बाद इनका मामला ख़त्म हो जाएगा जी। लेकिन नेता भाई, हर आदमी देखिए अपना अपना आइटम बांध के रखना चाहता है। जैसे एक बहुत छोटा उदाहरण आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बैंक में जाओ तो वहाँ पेन बांध के रखते हैं बैंक वाले, कोनो पेन ना उठा ले जाए। मेडिकल स्टोर वाले कैंची देखो आप डोरी में बांध के रखते हैं, और प्याऊ वाले जो होता है वो गिलास बांध के रखते हैं प्याऊ पे, आप देखेंगे कभी। और ये लोग क्या बांध के रखते हैं? कचहरी में वकील कुर्सी बांध के रखते हैं, और रेलवे में जो टॉयलेट होता है उसका मग्गा भी जंजीर में बंधा रहता है। और बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो कुत्ता भी बांध के रखते हैं, लड़कियां मुंह बांध के रखती हैं, पत्नियां जो हैं वो अपने पति को बांध के रखती हैं। तो इस देश में किसी को किसी पर कोई भरोसा नहीं है। हर आदमी अपने अपने लोगों को बांध के रखना चाह रहा है, और ये चुनाव अब इसीलिए इस कलयुग में ये सब एंट्री हुई है जी। तो सुनिएगा कि अभी है सब्र मुझ में, जितना चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है, और मुसलसल दुश्मने जा की निगहबानी में रहना है। जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है, और चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और हम सबको अपना पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है, आपकी पार्टी क्यों ऐसा मानती है कि ये कोई हेट स्पीच है? बड़ी स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग साफ कहता है कि चुनाव में कभी भी आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, धर्म के विभेद की बात नहीं करेंगे, आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, आप इस तरीके का कोई काम नहीं करेंगे जो अप्रोप्रिएट न हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा देखिए आप, किस तरीके से उन्होंने कल मंगलसूत्र की, अरे भाई अडानी कंपनी का मंगलसूत्र छीनने की बात से प्रधानमंत्री जी क्यों परेशान हो गए? कौन विदुर हो रहा है, कौन विधवा हो रही है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। कि अडानी की कंपनी का मंगलसूत्र छीनने की बात हो रही है, जो जिन लोगों के पास ईडी ने 10 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ है, जिनका उनके क्या नाम पैसे के रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, जिन लोगों का इल गॉटन प्रॉपर्टी है उन लोगों के पैसे छीनने की बात हो रही है। अगर आप देश के संसाधनों पर सिर्फ एक आदमी का कब्जा है और उस एक आदमी के कब्जे को अगर हम 1 लाख अडानी पैदा करने की बात कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? इस तरह की स्पीच के मायने क्या आपकी पार्टी निकालती है कि ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सा विषयांतर करने की कोशिश है, कुछ नहीं, बहुत चालाकी से, चूंकि चुनाव हार रहे हैं। और हम बहुत स्पष्टता से कहते हैं, बड़ी विनम्रता से कहते हैं प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी परेशान मत होइए। ये देश में तालिबानी कानून तो आप लेकर के आ रहे हैं, तालिबान से सीख करके आप हो रहे हैं। आप तालिबान को 200-200 करोड़ रुपए की सहायता दे रहे हैं। आप तालिबान की सरकार को सबसे पहले मान्यता अगर किसी ने दी है पूरी दुनिया में तो भारतीय सरकार ने दी है। नहीं, अभी मान्यता नहीं दी, भारत सरकार की मान्यता तालिबान को नहीं। भारत सरकार की, देयर इज नो डिप्लोमेटिक रिलेशन। एक मिनट पहले आई डोंट थिंक, एक मिनट आप चेक कर लें, पहले सुन लीजिए इस बात को। सबसे पहले कतर में
तालिबान सरकार के साथ भारतीय झूठ की भी भारत सीमा भारत होती नहीं नहीं जिम्मेवारी से जैसे कह बता रहा रहा हूं, हूं, आप ही पागल सुन हैं। लीजिए झूठ की भी भारत सीमा भारत होती है। के कम से कम NSA से चैनलों पर लेकर बैठ के इस तरह की सुन बात लीजिए है। कतर में पर्याप्त मैं आपसे मैं बता फॉरेन सीधे पॉलिसी आपके पर पास कैंसर हूं। की बातें सबसे नहीं पहले चाहिए। कतर में सर विदेश देयर इज नो मंत्री जी- डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट। तो अच्छा एक बात बताइए, और अफगानिस्तान में कौन रूल कर रहा है? एक तालिबान। मिनट, तालिबान रूल कर रहा है। उनका यहाँ दूतावास भी बंद हो चुका है। आपकी हम छोटी सी बात, अच्छा एक ही मिनट, तो 200 करोड़ रुपए की सहायता हाँ, आपने वो फैक्चुअल सही है किसको कि वो दी? पैसा दिया गया। अगर आपके पास संबंध नहीं है तो एक आतंकवादी संगठन को 200 करोड़ रुपए की सहायता देने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को फांसी पे लटका देना चाहिए। आप मुझे बताइए, जो दुनिया में आतंकवाद का पोषक हो सारी- वो राहुल तालिबान, गांधी- ओके, all right। 200 करोड़ और रुपया राहुल गांधी को उसको क्या देना, करना सर, चाहिए? सीधे आपके पास उसको आ रहे हैं। देना 200 करोड़ रुपया उस तालिबान को देना, 200 करोड़ रुपए आपने धन्यवाद। बाकायदा अपने बजट में रखा, तो आप कौन है तालिबान का दोस्त? सर खाली इतना तक कहता हूं आप रुकिएगा सर। सर, नहीं बुलवाइएगा इन्हीं से। समीर भाई का नंबर है, वही बोलेंगे। समीर भाई माफी मांग लीजिए, तालिबान को 200 रुपए दिए थे, गलती हो गई, 200 माफी मांग करोड़। लीजिए। 200 करोड़ 200 करोड़ अब रुपए दिए आपकी थे आपने, बात। माफी Yes, मांग go ahead, आप लीजिए। इनके आरोपों का देखिए जवाब जी, दें। हमको तो हंसी इस बात की आती है कि जो राजनीतिक दल गुंडों के मजारों पर फतीहा पड़ता है उसका नेता, और उत्तर प्रदेश की 80 सीट में एक सीट भी नहीं लड़ता है, वो हमको फॉरेन पॉलिसी का ज्ञान देता है, वो हमको तालिबान पर ज्ञान देता है, वो हमको बांग्लादेश पर ज्ञान देता है। जो गुंडों की मजारों पर फातिया पड़ने जाता है और उसको वो भी अवसर नहीं मिलता है। ऐसे लोगों की बातों का मैं जवाब देना मैंने समय बर्बाद करना समझता। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छा, ने अभी 200 जिस करोड़ प्रकार रुपए की बातें कही, आप ही पाऊंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस प्रकार की बातें हम कही, लोग हमें मोहब्बत से लगता बात है करेंगे, कि जी। इनको पढ़ के आना चाहिए। तालिबान के साथ हमारे क्या संबंध है, हम उनके दूतावास को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, हम उनसे डायलॉग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका अध्ययन इनको करना है। ये राहुल गांधी के पार्टी के प्रवक्ता। मैं पहले भी कहा कि जो नफरत की राजनीति कांग्रेस कर रही है, उस नफरत की राजनीति को भारत ने नकारा है, आगे भी नकारेगा। इनके घोषणा पत्र को पढ़िए, इनके वचन पत्र को पढ़िए। कांग्रेस का घोषणा पत्र विभाजन का एक दस्तावेज है, भारत के विभाजन का। पर सर ये बताओ और कि ये उस 200 करोड़ विभाजन क्यों के दिए? जब दस्ता- आपके कोई रिलेशन नहीं तो ब्रजेश 200 जी- करोड़ दिए क्यों आपने? ब्रजेश जी, मैंने कहा कि मैं यहाँ बैठ के फॉरेन पॉलिसी पर डिस्कस नहीं कर सकता। जब हम कोरोना की वैक्सीन, सर, ये कह सकते हो कि तालिबान मैं का आगे शासन आ रहा है मैं यहाँ आगे पे। आ रहा हूँ, ये भी आगे तो आगे आ रहा बात हो गई। हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ। यही उत्तर प्रदेश है, यही देश है जब पूरी दुनिया कोरोना में कराह रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले रिलीफ देने वाला देश था। सबसे पहले हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने, ये भाजपा की वैक्सीन है। आज मैं अलीगढ़ में उनको सुन रहा था, अभी आप प्रोमो चला रहे हैं उनका, उन्होंने क्या कहा, ये साहब ताली और थाली बजाने वाले लोग हैं, ये घंटी बजा। अब देखिए, उनको नफरत है हिंदू धर्म से। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा में जो भी सेलिब्रिटी आए, जो भी गेस्ट आए, जो भी लोग आए, उनको उस संस्थान ने सबको हाथ में घंटी दिया था। वो बजाना अखिलेश यादव के सीने में चुभ रहा है, ब्रजेश जी, धन्यवाद। क्योंकि उनको सर, देख एक सकेंगे धर्म तो। को अपमानित करना, उसी अयोध्या में Thank you, हमला sir। करने वाले आतंकवादियों का फखरुल मुकदमा हसन अखिलेश चांद, ने वापस लिया धन्यवाद सर, था। conclude करें। और उसी सर, मुजफ्फरनगर please do not में interrupt। मैं दूंगा जो दंगा समय। हुआ आप था, रख लो, मैं उनके दिखा लीजिए। दंगाइयों Please, को धन्यवाद। अपने फखरुल हसन। मुख्यमंत्री आवास में बुला के दंगाइयों को बिरयानी चलो, अब खिलाया आप था मुझे अखिलेश बताओ। यादव अरे ने। वो 200 अखिलेश करोड़ यादव काहे दिए संविधान तालिबान की नाम बात के करते हैं। आतंकवादी को? एक वो बंद संविधान पर मैं बात हमला करूंगा, किया है। बिल्कुल समझ जो लो, आप रुको रोजगारों सर। को लूटा है फखरुल जिस हसन चांद, समाजवादी go ahead। पार्टी ने, अब आप वो अपने ऊपर लगे समाजवादी आरोपों का पार्टी जवाब इस दें। तरह की बातें Go कर ahead। रही है, हमें तरस Thank you, आता sir। है। Yes, बोलिए। देखिए, जो पार्टी माफियाओं के चंदे पे चल रही हो, उनको समाजवादी पार्टी के पे आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुलेआम मंच पे खड़े होकर कहा कि उत्तर भारत के एक माफिया ने चंदा दिया। तो भाई, हमें चंदा लेने वालों से, चंदा तो आप बहुतों से लेते हैं, ईडी सीबीआई के छापों के बाद भी लेते हैं, लेकिन उत्तर भारत के माफियाओं से भी चंदा लेते हैं। इसलिए हमें आप मत बताइए कि कौन मदार पे गया, कौन कहां गया। वन बाय वन। दूसरी बात, आराम से दूसरी अच्छी बात, बात नहीं नहीं, है। मैं बीच में नहीं बोला था, अच्छी, मैं वन बीच में बाय नहीं वन। बोला था। गुंडों को आपके बीच पालने में- वाली पार्टी। अरे भाई, पार्टी, क्या- ये चंदा चंदे का किससे बोले? हिसाब दे दो अरे ना। चंद- अरे भाई, कौन दिया चंदा, हाँ, बताओ ना। अरे हम भाई- बता दो तुम्हारी पार्टी। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना, अपने विधायक से पूछो ना, आप अपने विधायक से कौन पूछ के विधायक बताना। चंदा एक दिया, एक करके कैसे अरे भाई, दिया? आपका मुझसे बात विधायक- करिए, मुझसे बात। झूठी बात है। आपका मुझसे बात विधायक करिए। झूठी एक बात है, बैठ के नहीं, नहीं, हाँ, बोलिए। आपका अभी दे दूंगा, अपना नंबर दे दीजिए, हाँ। अभी पूरी अरे रिपोर्ट बोलो दे दूंगा। ना, हाँ, नहीं बोलिए, बोलो बोलिए। ना, मैं चैलेंज बोलिए। करता हूँ।
अखिलेश यादव को भी चैलेंज कर आप बोलो, बताओ ना, मैं भी बताता हूं। वन बाय वन, अखिलेश वन बाय वन, यादव वन बाय वन। भाई में डांस और कोई मुद्दा है? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ओके, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आइए, बताओ ना, लिया नहीं लिया? सफाई का डांस कौन कराता था? चंदा कहाँ गया? गरीबों के धन्यवाद, धन्यवाद। बॉलीवुड का अरे आसिम डांस मुखार्जी, कराने वाला अखिलेश धन्यवाद, यादव आप दोनों शांत गरीबों के दोनों को बंद करो। बिरयानी खिलाता था और आप झूठी बातें करते अरे हैं। रुक जाओ, झूठी रुकिए। बातें करते हो। अरे हो गया, बस। गायत्री प्रजापति किसके पुत्र आप हैं? आसिम वकार को स्क्रीन पे लाओ। गायत्री धन्यवाद। अच्छा, इन सबकी आवाज बंद कर दो, इन दोनों की आवाज बंद करिए और ब्रजेश शुक्ला जी को शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बंगाल में प्रचार कर रहे थे जब यहाँ ऑक्सीजन के लोग इन दोनों का माइक बंद कर दो, दोनों का माइक बंद कर दो। ब्रजेश शुक्ला जी, माइक बंद, माइक बंद, इन दोनों का माइक बंद करो। ब्रजेश शुक्ला जी, ब्रजेश शुक्ला जी को कनेक्ट किया जाए। ब्रजेश शुक्ला जी, आप मुझे बताइए कि इस चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें कौन कौन से कोर इश्यूज हावी हैं? ब्रजेश शुक्ला जी बोलिए। देखिए, वही मुद्दे हैं जो पुराने मुद्दे थे। अब ये जो नया विवाद शुरू हुए हैं, नए मुद्दे सामने आए हैं, इसका टेस्ट देखना है कि क्या मतदान बढ़ता है। अब विशेष रूप से मैं इसको देखूंगा अमरोहा और अलीगढ़ में। अमरोहा और अलीगढ़ का वोटिंग प्रतिशत क्या होता है, क्या परिवर्तन आता है, और वहां के बूथों पर कितना बदलाव आता है, और कौन लोग ज्यादा निकलते हैं, कारण की क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। तो ये देखना पड़ेगा। अब आने वाला जो 26 तारीख है, ये बहुत कुछ बता देगा कि ये शोर चलता रहेगा या कुछ ठंडक भी पड़े। तो पहले चरण के मुकाबले ये जो दूसरा चरण है, ये बीजेपी के लिए कुछ इजी रहेगा दूसरा चरण? हाँ, इसमें जो मैंने दौरा किया है, अमरोहा जो है, अमरोहा में मुझे लगता है कि बीजेपी काफी बेहतर इस बार करेगी। लेकिन अलीगढ़ जो है, बीजेपी नहीं ठीक, अलीगढ़ में वहां प्रत्याशी के खिलाफ जबरदस्त बगावत है। तो अमरोहा जो है, हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन से चला जाएगा, लेकिन अलीगढ़ में उसको ज्यादा बेहतर स्थितियां। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। हाँ बताइए, अब आप कुछ कह रहे थे उस टाइम, बोलिए। मैं कह ही रहा था कि चाणक्यपुरी में, दिल्ली में अफगानिस्तान से हमारे जो संबंध हैं, उसके एवज में चाणक्यपुरी में अफगानिस्तान का दूतावास है, और अफगानिस्तान के फरीद साहब उनके राजनयिक यहाँ अपॉइंट हैं 2021 से, और अभी तक आप बता रहे हैं संबंध नहीं है। आई डोंट थिंक कि भारत सरकार का तालिबान से कोई रिश्ता है, इसका डिप्लोमेटिक नहीं है। ऑफिशियल में क्लियर कर दो, जो हो जाएगा, ये कोई मुद्दा ही नहीं सर, मुद्दा तो दूसरा है। हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करें? आसिम वकार का वक्त है, आपको दूंगा समय, आप निश्चिंत रहे, देखिए, अपना खोल के बैठे रहे। देखिए बात समझिए, मोबाइल खोल के रखिए। देखिए, भारत की जो समस्याएं हैं, कितनी लोकसभा चुनाव हो रहा है। सर एक सेकंड, कितनी ना सीट प्लीज, आप बीच में ना बोलें सर, आप जानबूझ के बोल रहे हो, ना गलत बात, गलत बात। कितनी सीट पर लड़ रहे हैं देश में? उत्तर प्रदेश में कितनी सीट ना पर बोले। 15 लाख करोड़ रुपए माफ क्यों किए थे? नहीं, कितनी सीट पर लड़ रहे हो? 15 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ क्यों किए थे? आप लड़ रहे हो, 15 लाख करोड़ रुपए माफ क्यों किए थे? हमारी आ रही है, जहाँ लड़ रहे हैं, एक आप बोले, जहाँ लड़ रहे हैं, प्लीज, हार का डर सता रहा है, और ज्ञान तो ऐसे बांट रहे जैसे लग रहा है कि ये कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी। तालिबान से संबंध मोदी जी का नहीं, आप किसी से भी बता दो संबंध, और हमसे पूछ रहे हैं आपका मुंह आपके पास है, आप किसी से भी बता दो, सुनिए, हम एक किसी से भी बता दो, कौन स्क्रीन पे लिया किसी प्रमाण की जरूरत है क्या? आपके पास प्रमाण है भी नहीं, नहीं, आपके पास प्रमाण है नहीं, उत्तर प्रदेश में बता दोगे, आप किसी से भी बता दोगे, लेकिन हम मर्द हैं, हम तालिबान को पैसे किस बात के मर्द? हम मर्द हैं, हम तालिबान को पैसे नहीं देंगे। एक सीट लड़ नहीं रहे हो सामने, अरे 80 सीट में एक सीट लड़ नहीं रहे हो, और यहाँ बैठ के गले फाड़ रहे हो, गाल बजा रहे हो। 80 सीट में ब्रजेश जी 80 सीट में एक सीट लड़ नहीं रहे हो और गाल बजा रहे हो, ये कौन सा डिबेट है? 80 सीट में एक सीट नहीं लड़ रहे हो, अब गाल बजा रहे हो, गाल बजाने से थोड़ी होता। अरे औकात हो, औकात है अगर आपकी तो लड़नी चाहिए, औकात है तो लड़नी चाहिए, गाल नहीं बजाना चाहिए, गाल बजाने से नहीं चलेगा। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, आपकी सरकार आएगी, आपकी सरकार आएगी तो आप फैसला लेना।
लेकिन आपकी औकात तो 200 करोड़ का जवाब तो दो इनको। 200 करोड़ का जवाब देंगे नहीं। मानसिक दिवालियापन का कोई जवाब 200 करोड़ का जवाब देंगे जी, नहीं। ये 400 का है, ये 500 का है, जिसको ज्ञान ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी का, इनको? जिसकी पार्टी 80 अरे सीट नहीं, में आप ही पढ़े लिखे हैं। नहीं, जिसकी पार्टी 80 सीट में एक सीट नहीं लड़ रही है, वो वैसी को हफरी आ रही है जिस सीट पर लड़ रहा अब है। आप सुनो, क्या सीट लड़ रहा है पूछ लीजिए इनसे। बताइए कितनी सीट लड़ रहे हैं? देश में सुनिए, कितनी अब आप सीटों सुनो, पर लड़ हाँ, रहा है? कितनी सुनिए, सीट पे हो? हम उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम मर्द हैं, हम तालिबान के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, उसको 1 रुपया नहीं देंगे। ये 200 करोड़ दिया है। ऐसे मर्द हैं जो केवाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं, ये दरवाजा 200 दिया है। खोल के बाहर नहीं आते, आवाज नहीं निकल रही है। डर लगता है, हाँ? डर आवाज नहीं लगता निकल रही है, है, आवाज। डर लगता है इनको। माफी तक नहीं मांग रहे। इनको डर लग रहा है अखिलेश क्यों माफी यादव क्यों से। मांगे? इनको अखिलेश किस बात की यादव से माफी इनको मांग डर रहे हैं? लग अब रहा आप है। बोले सर 20 सेकंड क्या कह दो रहे थे? बातें हैं, मैं साफ साफ कहता हूँ। एक बड़ा पुराना शेर था, कहते हैं अभी हाँ, उसके बिना तो मुश्किल है अभी डिबेट खत्म। गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूँ। 2 जगह पर तालिबान की इन्होंने स्पष्ट रूप से वकालत की। जसवंत सिंह जी को, विदेश मंत्री को, 5 आतंकवादियों के साथ और करोड़ों डॉलर लेकर के इन्होंने हेरात के एयरपोर्ट पर भेजा था, आधिकारिक रूप से भेजा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। 5 आतंकवादी छोड़े थे और करोड़ों डॉलर बड़े बड़े उसमें डब्बों में लिख करके ये गए थे। ये कांग्रेस इसका ने दिया। ये खुला हुआ है। कांग्रेस हम ने नहीं दिया। कह रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कांग्रेस ने सरकार दिया ने दिया था। था, ये हम नहीं कह रहे। कांग्रेस ने 5 दिया। आतंकवादी। सर 20 सेकंड दूसरा- बचे हैं बस आप लोग के पास सर। दूसरा डिबेट और मैं कंटिन्यू आपको बता गजब हास्यास्पद बात है और ब्रजेश जी। तालिबान वो से- कांग्रेस दो जवाब वो तालिबान- कांग्रेस जो दो तुष्टिकरण जवाब की सर। राजनीति करती बोलो है, ना। वो दूसरी कांग्रेस बात जो चाइना आपको से बता दे चंदा रहा हूं लेती ब्रजेश है, भाई। वो कांग्रेस जिसका ऑनलाइन प्रदेश इनके अध्यक्ष डिप्लोमेटिक पाकिस्तान में संबंध बाजवा है। से वहां के गले अधिकारियों मिलता है, को भारत की आतंकवादियों की सरकार- वकालत भारत की करता है। सरकार वहां के आपका अधिकारियों को- धन्यवाद सर, डिबेट ओवर सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सुनाने अरे क्या हो गया आपको? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? धन्यवाद। डिबेट ओवर। धन्यवाद बहनों भाइयों, आप सबका ही बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा और कल इससे भी बेहतर होगा। नमस्कार।